नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, जो आज का हमारी इस वीडियो का टॉपिक है, यानी कि बेटियों को कोर्ट जाने के बावजूद, बेटियों को कानून की मदद लेने के बावजूद संपत्ति के अंदर अब हिस्सा नहीं मिलेगा। अब आप लोग कहेंगे, सर हमने तो ऐसा सुना है कि बेटियों का बेटों के समान अधिकार है, और आप वीडियो में कह रहे हैं कि सर अब बेटियों को बेटों के समान हिस्सा नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो लाना ही नहीं चाह रहा था, पर आजकल जो सिचुएशंस बन रही हैं, लोग मुझसे यहां पर अपॉइंटमेंट लेकर कंसल्टेशन कर रहे हैं, उनकी समस्या सुनने के बाद यहां पर ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसी सिचुएशंस भी बताई जाए कि आज भी कानून के अंदर ऐसे लूप होल्स हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर बेटियों को बेटों के समान अधिकार नहीं दिया जाता। और अगर वैसी स्थिति वहां पर क्रिएट हो रही है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो का बनाने का मकसद मुझे किसी भी बेटी को प्रॉपर्टी में अधिकार ना दिलाना नहीं है। मैं केवल यहां पर जो भी वीडियोस लाता हूं, केवल और केवल इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए लाता हूं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी इसी माध्यम से, इसी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, जितने भी टेक्निक्स आपको बताने वाला हूं, विद प्रोविजंस या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट के साथ बताने वाला हूं। तो मेरा आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, अपना कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, कितने समय से आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इस वीडियो को 24 घंटे के लिए अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर लगाएं, ताकि सभी लोग इस इंफॉर्मेशन से अप टू डेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक बेसिक हिस्ट्री बता दी जाए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए, पहले महिलाओं को संपत्ति के अंदर को पार्टनर का दर्जा नहीं दिया जाता था, यानी कि उनको हम वारिस नहीं माना जाता था। इसके बाद साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट संशोधन किया गया, जिसके बाद यह कहा गया कि इस संशोधन होने के बाद, यानी कि साल 2005 के बाद, अगर किसी महिला का विवाह होता है या उसके पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है तो उस महिला को पूर्णतः को पार्टनर का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि उस महिला को भी एक बेटे बेटी की समान संपत्ति के अंदर अधिकार दिया जाएगा। अब उसको वंचित नहीं रखा जा सकता। अब ये जब अमेंडमेंट पास की गई, यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी थी, जैसे कि अगर साल 2005 से पहले किसी महिला का विवाह हो चुका है, साल 2005 से पहले अगर किसी पिता का देहांत हो चुका है, उनकी संपत्ति का बंटवारा हो चुका है, तो उस प्रकार की स्थिति में महिला को संपत्ति के अंदर हिस्सा नहीं मिलता था। अब ये सारी सिचुएशन जब वहां पर क्रिएट हुई तो साल 2015 में 16 में बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज आए, जैसे कि फूलवती वाला मैटर या फिर दनामा वाला मैटर, जहां पर यही चीज डिसाइड की गई कि ये जो अमेंडमेंट है, यानी कि संशोधन किया गया है साल 2005 से पहले, अगर इससे पहले किसी संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो वहां पर महिला को संपत्ति के अंदर हिस्सा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी महिला का विवाह इससे पहले हो गया है 2005 से पहले, इसके बावजूद भी उसको संपत्ति के अंदर हिस्सा दिया जाएगा। इन दोनों जजमेंट में कुछ ऐसी सिचुएशन से डील की गई जहां पर ये दोनों कंसेप्ट क्लियर कर दिए गए। अब दोस्तों, साल 2020 के अंदर अगस्त के महीने में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। अब इस जजमेंट में यही चीज क्लियर की गई कि अब ये चीज मायने नहीं रखती कि एक महिला का विवाह चाहे 2005 से पहले हुआ हो, एक महिला की पिता की मृत्यु चाहे 2005 से पहले ही क्यों ना हो गई हो, पर अब महिला को पूरी तरीके से कोपार्टनर माना जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से एक बेटे को कोपार्टनर मारकर संपत्ति के अंदर हिस्सा दिया जाता है, इसी तरीके से एक महिला को भी संपत्ति के अंदर अब पूरा का पूरा हिस्सा दिया जाएगा। अब कोई भी एक्सेप्शंस वहां पर नहीं रखी जाएगी। अब दोस्तों, इस जजमेंट के आने के बाद महिला पूरी तरीके से कोपार्टनर के रूप से देखे जाने लगी। अब यहां पर इस जजमेंट के आने के बाद लोगों का मिथ बन गया कि अब पूरी तरीके से महिलाओं को प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा दिया जाएगा, जो कि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी कानून में ऐसी सिचुएशंस बनती है जहां पर महिला को संपत्ति के अंदर हिस्सा नहीं दिया जाता। अब वो पॉइंट्स मैं आपको सरल हिंदी भाषा में एक एक करके क्लियर करूंगा। उम्मीद करता हूं आप बड़ी ध्यान से इस वीडियो को अब यहां से देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जो संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि स्वार्जित संपत्ति, और दूसरी होती है पैतृक यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले यहां पर हम स्वार्जित संपत्ति की बात करेंगे, जिसके तहत मैं आपको बताऊंगा कि कब
एक स्वार्जित संपत्ति में महिला का हिस्सा नहीं होगा। देखिए, अगर मान लेते हैं किसी पिता ने, किसी दादा ने अपनी खुद की कमाई से किसी प्रॉपर्टी को खरीदा हुआ, या फिर कमाई किसी और की थी पर प्रॉपर्टी आपकी माता, आपके पिता, आपके दादा या आपकी दादी के नाम करवाई गई है, ऐसी कंडीशन में वह उनकी स्वार्जित संपत्ति हो जाती है, यानी कि वो उसके एब्सोल्यूट ओनर, एब्सोल्यूट मालिक माने जाते हैं। ऐसी कंडीशन में एक बेटी उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकती कि मैं बेटी हूं और मुझे इस प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा चाहिए ही चाहिए। वह माता पिता, वह दादा दादी अपने जीवन काल के दौरान कभी भी उस प्रॉपर्टी को विल वसीयत, गिफ्ट डीड, सेल डीड के माध्यम से किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को यहां पर किसी मालिक ने अपने जीते जी ही किसी और के नाम एलिनेट कर दिया, जैसे कि गिफ्ट डीड कर दिया, सेल डीड कर दिया, विल वसीयत कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में जो उस संपत्ति का मालिक था, यानी कि एब्सोल्यूट ओनर था, जिसकी वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उसका अगर देहांत हो भी गया तो उसके बावजूद वहां पर वो बेटी संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती, क्योंकि उसने जीते जी अपनी उस प्रॉपर्टी को किसी और को विल वसीयत कर दिया था, किसी और को गिफ्ट कर दिया था, किसी और को सेल कर दिया था। तो ऐसी कंडीशन में बेटी का उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी अधिकार वहां पर नहीं बनेगा। ये दोस्तों कंडीशन आ जाती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की, जो हो सकता है आप लोग ऑलरेडी जानते भी हो। अब यहां से हम बात करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि पैतृक संपत्ति। यहां से आपको मेन क्रिप्स पॉइंट पता लगने शुरू होंगे। देखिएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति वो होती है जो एक इंसान को यहां पर खुद की कमाई से ना मिली हो, वो उसने अपने पिता से, अपने दादा से, अपने परदादा से इनहेरिटेंस के तौर पर रिसीव किया है। मतलब कि उनके दादा दादी ने यहां पर क्या किया है, जब उनका देहांत हो गया, वो आगे उनके लीगल ईयर्स थे, उनके हमवारिस थे, उनको वो प्रॉपर्टी मिल गई। इसी प्रकार से वो प्रॉपर्टी आगे चलती आ रही है। तो बेसिकली वो प्रॉपर्टी जो एक इंसान ने खुद की कमाई से नहीं खरीदी, उनको दादा परदादा के रूप से मिली है, वो उनकी पैतृक संपत्ति हो जाती है। पर यहां से आपको एक कंसेप्ट और समझना होगा कि अगर एक दादा परदादा ने वो प्रॉपर्टी विल वसीयत, गिफ्ट डीड या सेल डीड के माध्यम से दी है, तो वो पैतृक नहीं कहलाएगी, वह स्वयं अर्जित संपत्ति ही कहलाएगी। अब हम जैसे कि बात कर रहे हैं पैतृक संपत्ति के बारे में, तो पैतृक संपत्ति के अंदर अब आप सब लोग जान चुके हैं महिला को कोपार्टनर का दर्जा दिया जा चुका है, यानी कि हमवारिस माना जा चुका है। अब मैं आपको पैतृक संपत्ति में वो सिचुएशंस बताता हूं जहां पर हमवारिस होने के बावजूद भी एक महिला संपत्ति के अंदर हिस्सा नहीं मांग सकती। अब दोस्तों, जो सबसे पहली कंडीशन बनती है वो होती है लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट ऑफ द एस्टेट या इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज। मान लेते हैं, आपको सरल भाषा में समझाऊं, यहां पर एक जॉइंट हिंदू फैमिली है जहां पर माता पिता, चाचा ताऊ सभी लोग एक साथ रहते हैं। ऐसी कंडीशन में हर परिवार का एक मुखिया होता है, चाहे वो आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, कोई भी है। ऐसी कंडीशन में कानून के द्वारा उसको कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड कराई गई है कि वो अपने परिवार को मैनेज करने के लिए अपनी उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अपनी उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को भी बेच सकता है, जहां पर कोई भी बेटी उठकर ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती कि इसमें हमारा हिस्सा था क्योंकि मैं कोपार्टनर हूं और हमारे हिस्से को बेच दिया गया। अब वो कौन सी कंडीशन होती है वो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है लीगल नेसेसिटी। अब ये सिचुएशन दोस्तों ऐसी होती है जो आप सुनकर भी समझ रहे होंगे। लीगल मतलब लीगली यानी कि कानूनी रूप से माननीय, और नेसेसिटी मतलब नेसेसरी, जो कानूनी रूप से नेसेसरी था। ऐसी सिचुएशन के अंदर उस प्रॉपर्टी को बेचा गया। डिस्प्ले पर सबसे पहले आप देखकर समझिए कि लीगल नेसेसिटी होता क्या है। देखिएगा, लीगल नेसेसिटी मीन एनी नेसेसिटी, यानी कि कोई भी ऐसी नेसेसरी जहां पर वो कानून के अंदर जस्टिफाइड की जा सके, कानून के द्वारा वो चीज मानी जा सके। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, मान लेते हैं आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, उसके इलाज के लिए आप लोगों के पास पैसे नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में फादर के पास ये अधिकार है कि वो अपनी उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेच सकता है और उस परिवार के सदस्य का इलाज करवा सकता है। दूसरी कंडीशन, मान लेते हैं किसी वजह से परिवार पर कोई कर्जा हो गया, कर्जा होने की वजह से जो हेड ऑफ द फैमिली है, कर्ता ऑफ द फैमिली है, जो मुखिया है, उसके पास ये अधिकार है कि उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी को बेच सकता है और कोई भी बेटी उठकर वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकती। तीसरी सिचुएशन, मान लेते हैं कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर है जहां पर आपको वकील को पैसा देना है, कोर्ट फीस देनी है। ऐसी कंडीशन में अगर उस जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचा गया, तो यहां पर महिला उठकर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकती कि मेरे हिस्से को बेच दिया गया और मैं यहां पर कोपार्टनर हूं, क्योंकि ये सारी चीजें लीगल नेसेसिटी के अंदर काउंट होती है। जहां पर अगर किसी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया तो कोई भी कोपार्टनर, चाहे बेटा या बेटी है, वो बाउंड होंगे कि उनको अपने मुखिया के तहत, अपने फादर के तहत उस डिसीजन को मानना ही पड़ेगा। ये आ गया दोस्तों आपका लीगल नेसेसिटी। सेकंड पॉइंट आता है हमारा बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। सबसे पहले आप डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों कि बेनिफिट ऑफ द एस्टेट होता क्या। देखिएगा,
बेनिफिट ऑफ द स्टेट यहां पर बेसिकली डिफेंसिव नेचर है, यानी कि किसी ऐसी कंडीशन से ताकि वहां पर वो जो प्रॉपर्टी है उसको डेंजर या डिस्ट्रक्शन होने से बचाया जा सके। अब मैं आपको इस चीज को सरल भाषा में समझाता हूं, देखिएगा। मान लेते हैं आपकी एक प्रॉपर्टी है जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, खराब हो चुकी है। अब ऐसी कंडीशन में आपको उस प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा, रेनोवेशन करानी पड़ेगी। अब हेड ऑफ द फैमिली होने की वजह से आपके पास यह अधिकार है, आप अपनी उस जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं और वो जो प्रॉपर्टी जिसकी कंडीशन पूरी तरीके से खराब हो चुकी है उसकी मरम्मत या कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। या फिर मान लेते हैं कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो उपजाऊ नहीं है, वहां पर खेती नहीं होती, तो हेड ऑफ द फैमिली के पास यह अधिकार है कि उस उपजाऊ जमीन को बेचकर कहीं और पर जमीन खरीद ली जाए जो उपजाऊ है, क्योंकि पहले जो जमीन थी वहां पर खेती नहीं होती थी, बाद में जो जमीन खरीदी गई वो बेनिफिट के लिए खरीदी गई, तो वो उपजाऊ होनी जरूरी है। बेसिकली कोई भी ऐसी कंडीशन जहां पर उस प्रॉपर्टी उस एस्टेट का बेनिफिट किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके पास यह अधिकार है कि वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। इसके अंदर कोई भी को पार्टनर उठकर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता दोस्तों। अब दोस्तों जो तीसरी सिचुएशन आती है उसे कहते हैं इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज। अब ये क्या होती है, सबसे पहले आपको डिस्प्ले पर देखकर समझना होगा। देखिएगा यहां पर साफ साफ लिखा है द टर्म इंप्लाइज द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्ट, यहां से देखिएगा विच आर रिलीजियस पायस एंड चैरिटेबल पर्पस, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली के पास यह अधिकार है कि अगर परिवार के अंदर किसी शादी समारोह का मौका है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, चाहे बेटा हो या बेटी, ऐसी कंडीशन में उस सेरेमनी को करने के लिए अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेच सकता है। या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए, डोनेशन के लिए, किसी मान लेते हैं ट्रस्ट में डोनेट कर दी, किसी मंदिर मस्जिद में डोनेट कर दी, पर यहां पर एक रूल है कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी कभी भी डोनेट नहीं की जाएगी, केवल कुछ पार्ट। जैसे कि मान लेते हैं अगर 100 बीघा जमीन है तो मात्र 5 से 10 बीघा ही डोनेट कर सकते हैं। हाँ, अगर सेरेमनीज है, किसी फंक्शन के तहत प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो वहां पर ये लिमिटेड ऑफर नहीं है, वहां पर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वहां पर डोनेट की जा सकती है, मतलब उसको बेचा जा सकता है। अगर कोई सेरेमनी है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, किसी का शादी विवाह हुआ है, इसको कहते हैं दोस्तों इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज, यानी कि कोई रिलीजियस पर्पस, किसी सेरेमनी को करने के लिए जब किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेचा जाता है और कोई भी को पार्टनर उठकर ऑब्जेक्शन वहां पर नहीं कर सकता। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 25 एंड 26 के बारे में। देखिएगा डिस्प्ले पर सबसे पहले आपको सेक्शन 25 दिखाई देगा, मैं ये आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर लिखा है मर्डर डिस्क्वालीफाई, यानी कि एक पर्सन हु कमिट्स मर्डर, जो मर्डर करता है या अबेट्स द कमीशन ऑफ मर्डर या किसी और के थ्रू मर्डर कराता है, shall be disqualified from the inheriting the property of the person murderer, यानी कि अगर ऐसी कंडीशन कोई बन रही है जहां पर कोई मर्डरर है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है उसने किसी और के थ्रू किसी का मर्डर कराया, बेसिकली अपने माता पिता का, अपने दादा दादी का, तो उनको उस प्रॉपर्टी से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। यह माना जाता है कि हाँ, इस बच्चे का इस संपत्ति के तहत कोई हक नहीं बनता, उसका इस परिवार में कभी भी जन्म नहीं हुआ। अगर एक बेटी ऐसी कोई सिचुएशन कर रही है कि सीधा अपने माँ बाप का मर्डर करा रही है या फिर मर्डर होने के अंदर उस बेटी का कोई हाथ निकलता है, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 25 के तहत उस बेटी को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा और वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहां पर सेक्शन नंबर 26 हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में। अब दोस्तों यहां पर आप देखिएगा सेक्शन 26 हमारा कहता है कन्वर्ट डिसेंडेंट डिस्क्वालीफाइड, यानी कि जब से यह एक्ट पास हुआ है या इस एक्ट के पास होने से पहले एक हिंदू जो अपना धर्म किसी और में बदल लेता है, तो ऐसी कंडीशन में उनके जो बच्चे होते हैं वो इस प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यहां पर उनके माता पिता ने धर्म का परिवर्तन कर लिया किसी भी कारण से, चाहे शादी करी चाहे कुछ भी कारण रहा, ऐसी कंडीशन में उनके जो डिसेंडेंट्स है, बच्चे हैं, लड़का है, लड़की है, तो ऐसी कंडीशन में वो उठकर अपनी उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम नहीं कर पाएंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 26 इसके बारे में साफ साफ लिख देता है। यह चीज भी यहां पर आपको समझनी बहुत जरूरी थी दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेंटेनेंस की, यानी कि हम सभी लोगों को पता है कि चाहे एक बेटा हो या बेटी हो, उनका यह कर्तव्य बनता है कि जो अपने पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन है, उनकी मेंटेनेंस करे अगर वो इस चीज में सक्षम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मैं दिल्ली मेंटेनेंस की जो साल 2017 में अमेंडमेंट हुई थी वो रूल आपको समझाने वाला हूं, डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं। देखिएगा दोस्तों जजमेंट यहां पर जो पास की गई थी 18 जुलाई 2018 को पास की गई थी। यहां पर जो जजमेंट का नेम है श्रीमती दर्शना वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहां पर जो दिल्ली का अमेंडमेंट रूल है सीनियर सिटीजन एक्ट का, उसका रूल 22 सब क्लोज 3(1)(i) के बारे में बात की गई है। यहां से देखिएगा सीनियर सिटीजन इस चीज से भी एंटाइटल है कि वो अपने बेटा हो या बेटी या कोई भी लीगल ईयर हो, उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं, वेदर इट इज एन एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, चाहे वो उन लड़का या लड़की की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो। मैं आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं आप दिल्ली के एक सिटीजन है, आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है,
ऐसी कंडीशन में आपने भले अपनी बेटी को प्रॉपर्टी ऑलरेडी विल वसीयत के माध्यम से, गिफ्ट डीड के माध्यम से, रिलीज डीड के माध्यम से दे दी है, अब वह आपकी देख रेख नहीं कर रहे, या फिर हो सकता है आपने अपनी प्रॉपर्टी अभी भी ट्रांसफर नहीं की, वो यहां पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होने की वजह से घमंड रखते हो और आपकी देख रेख नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास कानून में अधिकार दिया गया है कि आप उनको उस पैतृक संपत्ति से, अपनी स्वयं मर्जी संपत्ति से पूरी तरीके से उनके अधिकारों को खत्म कर सकते हैं अगर वह आपकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे और आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। दोस्तों यह चीज भी यहां पर आपको पावर प्रोवाइड कराती है सीनियर सिटीजन्स को। अब दोस्तों मैं डिस्प्ले पर आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2020 की सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट डिस्कस कर लेता हूं। देखिएगा यहां पर आपको जजमेंट का नाम दिखाई देगा, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। 11 अगस्त 2020 को इस जजमेंट को पास किया गया था। इसका सिविल अपील नंबर है 32601 ऑफ 2018। अब दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एसएलपी यानी कि स्पेशल लीव पिटिशन के माध्यम से ये जो जजमेंट थी ये वहां पर पहुंची थी, ये वहां पर केस पहुंचा था। अब यहां पर केवल महिला को अधिकार ही नहीं दिया गया, यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशंस भी बताई गई थी जहां पर महिला को संपत्ति के अंदर हिस्सा नहीं मिलेगा। वो सिचुएशंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिएगा दोस्तों, अब यहां पर अगर किसी महिला का विवाह जैसे कि 2005 से पहले हुआ या पिता के मृत्यु 2005 से पहले हुए, इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं रहा, पर अगर किसी पैतृक संपत्ति का बंटवारा 2005 से पहले हो चुका है तो वो महिला उठकर उस बंटवारे को दोबारा से रीओपन नहीं कर सकती कि मुझे को-पार्टनर का दर्जा दे दिया गया है, मुझे इस प्रॉपर्टी के अंदर अब हिस्सा चाहिए ही चाहिए। यानी कि 2005 से पहले किया गया बंटवारा अब महिला ओपन नहीं करवा सकती, चाहे वह मौखिक रूप से ही क्यों ना हुआ हो या फिर फैमिली पार्टीशन के थ्रू हुआ हो जो रजिस्टर्ड नहीं है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया जहां पर यह बताया हुआ है कि मौखिक रूप से किया गया बंटवारा भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से कोर्ट में साबित किया जा सकता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में साफ साफ क्लियर कर दिया था ये चीज। इसके अलावा और भी सिचुएशंस ऐसे बनती है जैसे कि मान लेते हैं महिला ने हक त्याग पत्र दे दिया, रेलिंक्विशमेंट डीड दे दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में चाहे वो हक त्याग पत्र 2005 के बाद दिया है 2005 से पहले दिया है, वो महिला उस संपत्ति के अंदर उठकर क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी वह उसके अंदर अपना हक त्याग चुकी है। दोस्तों इसके अलावा मान लेते हैं किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा साल 2005 के बाद हुआ हो, इसके बावजूद अगर महिला 12 सालों के भीतर, क्योंकि आर्टिकल 109 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत 12 साल की समय सीमा दी गई है जहां पर एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को क्लेम किया जा सकता है, अगर एक महिला 12 सालों के भीतर क्लेम नहीं करती कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं दिया, मुझे बाहर रख दिया गया, तो 12 साल पूरे होने के बाद उनको लिमिटेशन एक्ट के अंदर बाढ़ कर दिया जाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए वापस केस नहीं कर सकती। पर दोस्तों लिमिटेशन एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन भी है जहां पर वो 12 साल डिले होने का एक वैलिड रीजन दे देती है, तो वैलिड रीजन कोर्ट अगर एक्सेप्ट करता है तो 12 साल के बाद भी वो क्लेम कर सकती है। ये चीज भी मैं यहां पर साफ साफ आप लोगों को बता दूं ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब दोस्तों ये सारी सिचुएशंस मैंने आपको क्लियर की जिसके अंदर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दोनों के अंदर महिला को संपत्ति में आज भी हिस्सा नहीं दिया जाता। अब दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगी, मेरे द्वारा किए गए एफर्ट्स अच्छे लगे, तो मेरा आप लोगों से केवल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर डालें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, कितने चैनल से आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, कितने टाइम से, कितने समय से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप यहां पर डाल सकते हैं। इसके अलावा अपने व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर 24 आवर्स के लिए इस वीडियो को स्टेटस पर जरूर लगाएं ताकि सभी लोगों तक इंफॉर्मेशन ये पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर डायरेक्टली भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।